नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ष 2014 में 14 की प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे आज के वीडियो में हम लोग। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज हम लोग खाली जगह को भरने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो 2014 या उसके पहले पूछा जाता था। तो आइए सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखते हैं। तो वह है 17/14 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो पिछले क्लास में भी हमने या पिछले पाली में जो भी क्वेश्चन बताया गया था उसमें हमने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं कि हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का गुणनखंड करते हैं। तो हर का गुणनखंड यानी 24 हर है उसका गुणनखंड हम करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 2 से फिर 6 फिर 2 से 3। तो यहाँ आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में आया। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आता है तो वो होता है अशांत। अगर 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए तो वहाँ होता है शांत। लेकिन अगर 2 और 2 के अलावा या 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि 3 आ गया, तो 3 आ गया तो यहाँ से ये इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो हो जाएगा अशांत। तो इसमें हम अशांत भर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या भरेंगे, अशांत भर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि असंगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। ठीक है, असंगत समीकरण युग्म कोई हल नहीं देता है। आप देख सकते हो असंगत समीकरण में क्या होता है कि जब दोनों समीकरण युग्म का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होता है। इस कंडीशन में दोनों में कोई भी बिंदु उपनिष्ठ नहीं होता है। इसकी वजह से जो भी असंगत समीकरण युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कोई नहीं हल होता है, यानी असंगत समीकरण युग्म का कोई नहीं हल होता है। ठीक है, यानी कोई हल नहीं निकाल सकते इसका। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है चित्र में y का मान डैश होगा। तो आइए चित्र ये है, ये आपका चित्र दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि ये y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से निकालते हैं। इस चित्र में DC और AB दोनों एक दूसरे के समानांतर दिया हुआ है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो अगर हम ये कोण का वैल्यू पता कर लेते हैं तो ये कोण का जो वैल्यू होगा वहीं ये कोण का वैल्यू होगा, यानी y का मान वही होगा। तो यहाँ से हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले इस कोण का वैल्यू हम निकालते हैं। तो इस कोण का वैल्यू निकालने के लिए ये आपको त्रिभुज एक दिख रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 डिग्री। तो आइए हम 2 कोणों का वैल्यू निकाल के तीसरा कोण निकालते हैं। तो हम जानते क्या है कि अगर कोई लाइन है उस पर कोई रेखा खड़ी है तो वो अपने दोनों तरफ जो कोण बनाती है वो बनाती है 180 डिग्री का। तो यहाँ से टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से 125 माइनस, तो ये बचा हमारा 55 डिग्री, तो ये हो गया 55 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 हो गया ये भी, और 180 में से 125 घटाएंगे तो ये भी हो गया 55 डिग्री। तो 55 डिग्री ये, 55 डिग्री ये, और ये कोण दोनों एकांतर कोण है। तो दोनों ये 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण का युग्म हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ y का मान जो होगा हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम 55 डिग्री भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर डैश होती है। हम एक बात करते हैं, ये मान लेते हैं कि वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी केंद्र को अगर हम मिला दें यहाँ से, केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है, डैश होती है। तो ये हमेशा ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी जो केंद्र से इस स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु को जो मिलाएगी वो रेखा हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी। और वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे लंब होती है। यानी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक डैश होता है। तो ये बात हमेशा आप याद रखोगे कि x अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो उसका y नियामक 0 होता है, और y अक्ष पे कोई बिंदु होता है तो उसका x नियामक 0 होता है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है,
पूछ ये रहा है ये बात कि एक शख्स पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक डैश होता है, तो वाई नियामक उसका शून्य हो जाएगा, यानी शून्य होता है, इसमें भर देंगे, या जीरो आप भर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 को यहाँ की बनाते 6-4 की कोटि का मान डैश होगा। अब बताइए जो 6 और 4 होता है तो x अक्ष पे जो वैल्यू होता है वो होता है x अक्ष से जितनी दूरी पे रहेगा, y अक्ष से जितनी दूरी पे रहेगा, नहीं x निर्देशांक उसका भुज कहलाता है और y निर्देशांक उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसकी कोटि क्या होगी, तो y निर्देशांक कोटि कहलाएगा और x निर्देशांक भुज कहलाएगा, तो कोटि हो जाएगा यहाँ से हमारा 4, तो यहाँ 4 भर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। आप पढ़े हो कि 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। आज हम लिख देते हैं उन सारे चीज़ों को। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर, बाकी कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। उसके बाद tan 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है। उसके बाद कॉट 90 माइनस ए tan ए के बराबर होता है जी। सेक 90 माइनस ए कोसेक ए के बराबर होता है, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जाए यहाँ से कि tan 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, तो tan 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर होता है, तो कॉट ए लिख सकते हैं यहाँ। वहाँ ए की जगह पे थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी दे, आप सीधे वैसे ही फार्मूला अपनाओगे। tan 90 माइनस एक तो कॉट एक्स, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, ऐसे बनाना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान हमें बताना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू। क्वेश्चन लिखते हैं cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आइए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है जी 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है जी √3/2। बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया √3/4 और नीचे हो गया हमारा √3/4, इसका भी मान हो गया √3/4। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो √3 और √3 2 √3 हो जाएगा और नीचे हो गया हमारा 4, 2 से इसको काट सकते हैं तो हमारा आंसर आ गया √3/2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे √3/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा cos 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान जो होगा वो √3/2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 है AP 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 का सारमंतर क्या होगा। तो सारमंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे पद में से दूसरे पद को, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं। यानी क्या करते हैं कि ठीक उसके बाद वाले पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को घटाएंगे और फिर जो वैल्यू आएगा वो हमारा सारमंतर होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप 3 प्लस √2 हमारा दूसरा पद है और पहला पद 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, आ गया √2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा √2। तो आपसे पूछ रहा है कि AP इतना का सारमंतर क्या होगा, तो सारमंतर हो जाएगा हमारा √2। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य डैश होगा। आइए यहाँ से प्रथम 5 अभाज्य संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमारा हो गया, पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3, 5, 7 और 11। ये 5 अभाज्य संख्या हो गई। हमें निकालना है इसका माध्य निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और फिर सबको जोड़ लेना है। फिर इसकी संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 का भाग देंगे तब जाके माध्य निकलेगा। तो माध्य बराबर सबको जोड़ लिए, 5 5 10 7 17 और 11 11 7 18 5 23 और 5 28, 28/5 हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 25.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5.6। तो माध्य बराबर हो जाएगा जी 5.6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास में हमने जितने भी भरने वाले क्वेश्चन था वो हमने किया। अगले वीडियो में हम लोग जो है जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, फिर 3 नंबर वाले, फिर जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।